हेलो फ्रेंड्स, मिशन आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम विजन आईएएस के 9 दिसंबर वाले डेली करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू द फर्स्ट आर्टिकल। बेसिकली पीएम मोदी ने हाल ही में ऑर्गेनाइज किए गए इंडियन मोबाइल कांग्रेस में बोला कि भारत को टेलीकॉम डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का हब बनाया जाएगा। पीएम ने कंसर्न स्टेक होल्डर्स को आह्वान भी किया कि आप टेलीकॉम इक्विपमेंट डिजाइन, डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भारत को ग्लोबल हब के रूप में तैयार कीजिए। अब बात है, भारत इस दिशा में इतना कंसर्न क्यों है, क्यों फोकस कर रहा है भारत? इकोनॉमिक रीजन तो है फ्रेंड्स कि इससे बिग एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होंगे, इनकम जनरेशन भी होगा, साथ ही साथ एक्सपोर्ट बूस्ट हो सकेंगे along with many reasons, but one of the reason is security consideration, जिसके कारण भारत टेलीकॉम इक्विपमेंट के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होना चाहता है। अगर हम भारत की स्टेटस देखें तो आईटी एंड टेलीकॉम साइड में, तो सॉफ्टवेयर साइड में भारत सुपर पावर डेफिनेटली है, लेकिन हार्डवेयर साइड की बात करें, हार्डवेयर साइड मीन्स लेट्स से कि टावर्स, केबल्स, इस पोर्शन को देखें तो भारत इंपोर्ट के ऊपर काफी ज्यादा डिपेंडेंट है। चाइना से आप देखते हो कि कितने मोबाइल्स बेसिकली इंपोर्ट किए जाते हैं, तो इससे सिक्योरिटी कंसिडरेशन डेफिनेटली रेज होती है। और हाल ही में इंडियन गवर्नमेंट ने स्टेप्स भी लिए जिसके तहत मैनी चाइनीज ऐप्स को भी बैन किया गया, तो इसीलिए इस क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर होना चाहता है। अब फ्रेंड्स, मैन्युफैक्चरिंग को लेकर क्या प्रॉब्लम या चैलेंजेस फेस की जाती है, मीन्स के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। और आप मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े हर सेक्टर के जो चैलेंजेस है आप इसमें कॉमनली यूज कर सकते हैं। लेट्स से पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर मीन्स ट्रांसपोर्टेशन इज नॉट देयर, इनपुट कॉस्ट वेरी हाई, लेबर कॉस्ट इज वेरी हाई, प्रोडक्टिविटी बहुत ही कम है। क्यों? बिकॉज ऑफ द कैपिटल गुड्स आर नॉट सो सफिशिएंट या फिर एडिक्वेट। हाई टैक्सेस का बर्डन होता है कंपनीज के ऊपर, along with rigid complications, along with rigid regulations, especially labor laws। तो कंपनीज ऐसे कंप्लायंस को फॉलो नहीं करना चाहती, इसलिए हाल फिलहाल में लेबर रिफॉर्म्स भी किए गए थे सो दैट जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है वो अट्रैक्ट हो इंडिया में मैन्युफैक्चर करने के लिए। अलॉन्ग विथ स्किल्ड मैन पावर की भी कमी है। भारत सरकार ने क्या स्टेप्स उठाए हैं मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने के लिए, इसके बारे में जानते हैं। रिसेंटली भारत सरकार ने परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम लॉन्च किया था मैन्युफैक्चरिंग, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर में, जिसे अब अन्य सेक्टर्स के लिए भी ओपन कर दिया है। इसके तहत आप ईयरली बेसिस पे जितना प्रोडक्शन को स्केल अप करते हो, प्रोडक्ट को सेल करते हो, अकॉर्डिंग टू दैट आपको गवर्नमेंट की तरफ से इंसेंटिव्स मिलेगा। लेकिन याद रहे कि जो प्रोडक्ट्स होंगे वो इंडिया में ही या फिर डोमेस्टिक टेरिटरी में ही मैन्युफैक्चर किए जाएंगे, तभी आपको इस स्कीम का लाभ मिलेगा। द सेकेंड स्टेप इज 100% एफडीआई परमिट किया गया मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मोबाइल हैंडसेट एंड देयर पार्ट्स या कंपोनेंट। तो अगर कोई भी एमएनसी भारत में मोबाइल हैंडसेट को मैन्युफैक्चर करने के लिए आती है तो डेफिनेटली उसे 100% एफडीआई अलाउड है। साथ ही साथ अगर कोई कैपिटल गुड्स है जो स्पेसिफिकली मोबाइल हैंडसेट को मैन्युफैक्चर करने की काम आती है, लेट्स से फ्रेंड्स की कोई एलईडी स्क्रीन है, उसको मैन्युफैक्चर करने के लिए कोई कैपिटल गुड की जरूरत है या मशीन की जरूरत है, तो ऐसे मशीन्स का इंपोर्ट किया जाता है तो डेफिनेटली उस पर नील बेसिक कस्टम ड्यूटी लगेगा, यानी कि कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगी। इससे जो कंपनीज है उनको बूस्ट मिलेगा, कॉस्ट भी कम लगेगा और वो मैन्युफैक्चरिंग अफोर्डेबल तरीके से कर सकते हैं और अपने प्रोडक्शन को बढ़ा भी सकते हैं। द नेक्स्ट स्टेप इज जो टैरिफ स्ट्रक्चर है उसे रेशनलाइज किया गया है, अलॉन्ग विथ फेज्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम लाया गया था सो दैट
जो मोबाइल हेडसेट की मैन्युफैक्चरिंग है उनको प्रमोट किया जा सके, उनके जो कंपोनेंट्स हैं उन्हें भी प्रमोट किया जा सके। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल फ्रेंड्स। रिसेंटली 36th चार्टर डे सेलिब्रेट किया गया सार्क देशों का। इस ओकेजन पर प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि सार्क तभी इफेक्टिव हो सकता है जब टेरर और वायलेंस की जो इश्यू है वो फुल्ली तरीके से खत्म की जाए। आपको पता होगा फ्रेंड्स, लास्ट सार्क समिट 2014 में ही हुई थी, उसके बाद से समिट होनी बंद हो गई बिकॉज ऑफ द उरी टेररिस्ट अटैक जो पाकिस्तान ने कराई थी। उसके बाद से इंडिया और पाकिस्तान के जो रिलेशंस है वो स्ट्रेंड हो गए और आगे का समिट हो ही नहीं पाया। मीन्स के पर्सपेक्टिव से बेहद इंपॉर्टेंट है कि सार्क ये जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल along with other nations, साउथ एशियन नेशंस आते हैं। ये रीजनल ऑर्गेनाइजेशन समस्याएं क्या है, क्या चैलेंज फेस कर रहा है। प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से फ्रेंड्स आप ये भी याद रख सकते हो कि ये जो साप्टा है यानी कि साउथ एशिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ये सार्क का ही, हालांकि ये 2006 में ही फोर्स में आ गया था लेकिन इम्प्लीमेंट ही नहीं हो पा रहा। इम्प्लीमेंट में इश्यू है, यानी कि वेरियस स्टेट्स एग्री ही नहीं हो रहे टैरिफ रिड्यूस करने के लिए, सो इट इज नॉट इम्प्लीमेंटेड इफेक्टिवली। सेकेंड इज, अगर सार्क नेशन कोई भी कॉमन डिसीजन लेती है तो पाकिस्तान उसमें समर्थन नहीं देता। बहुत सारे इनिशिएटिव्स जो हाल फिलहाल में लिए गए थे सार्क के तहत, उसमें पाकिस्तान ने अपने कॉपरेशन को एग्री नहीं होने दिया। एग्जाम्पल के तौर पर सार्क मोटर व्हीकल एग्रीमेंट which was replaced by Bangladesh, Bhutan, India and Nepal because Pakistan didn't participate in it. The most important challenge कि अगर कोई दो देश के बीच यानी सार्क नेशन के बीच डिस्प्यूट होती है किसी टॉपिक के ऊपर, लेट्स से ट्रेड के ऊपर, तो ये ऑर्गेनाइजेशन आपको प्लेटफॉर्म नहीं प्रदान करता कि आप डिस्प्यूट्स को मीडिएटिव तरीके से रिजॉल्व कर सकें। अब सार्क को रिवाइवल करने की क्या जरूरत है, यानी कि वाई सार्क इज इम्पोर्टेंट। अगर सार्क नेशन देखे तो बेसिकली इंडिया एंड अलोंग विथ ऑल दिस रीजन विच इज सराउंडिंग इंडिया, सार्क देश ही है। तो फिजियोग्राफिकली दे आर क्लोजली टाइड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज दैट कि ये कॉमन इश्यूज फेस करते हैं। कॉमन इश्यूज क्या हो गया? टेररिज्म का इश्यू, एनर्जी शॉर्टेज, वी ऑल आर एनर्जी डेफिशिएंट नेशन, हाइड्रोपॉलिटिक्स, क्लाइमेट चेंज जिसके कारण काफी गंभीर परिणाम साउथ एशियन स्टेट्स को या फिर कंट्रीज को देखने को मिल रहा है। वर्ल्ड बैंक के एक रिपोर्ट के अनुसार ये जो इंटर रीजनल ट्रेड है, इंटर रीजनल ट्रेड मींस कि ट्रेड विद इन द कॉमन रीजन। बेसिकली ये इंडिया है, इंडिया के जो अटैच नेबर्स है, लेट्स से बांग्लादेश है, पाकिस्तान है या फिर मालदीव है, श्रीलंका है, इन सब देशों के बीच अगर ट्रेड होता है तो उसे इंट्रा रीजनल ट्रेड कहते हैं, जो 5% ऑफ द टोटल ट्रेड से भी कम है। तो ये क्या दिखाता है कि ये जो साउथ एशिया है वो लीस्ट इंटीग्रेटेड रीजन इन द वर्ल्ड, देयर इज नो इकोनॉमिक कोऑपरेशन बिटवीन अस। अगर सार्क रिवाइव हो सका तो डेफिनेटली ये इंडिया के नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी का सेंट्रल पिलर बन सकता है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल फ्रेंड्स। हाल ही में ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने एक रिपोर्ट जारी किया जो ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए सजेशन दे रहा है। क्या सजेशन दिए गए इस रिपोर्ट में? सबसे पहला सजेशन कि नेशनल लेवल पर नेशनल सोशल प्रोफाइल क्रिएट किए जाए सो दैट जो पीपल गवर्नमेंट बेनिफिट्स के एंटाइटल्ड है उनका रियल टाइम एंड थ्रो रिकॉर्ड अवेलेबल होगा। इस नेशनल सोशल प्रोफाइल के क्या बेनिफिट होंगे? इसके तहत गवर्नमेंट को जो होलिस्टिक असेसमेंट की जरूरत होती है बेस्ड ऑन फैमिली या इंडिविजुअल्स रियल टाइम सिचुएशन, वो इजीली एनालाइज किया जा सकेगा। फिलहाल इन बेनिफिशरीज के इंफॉर्मेशन हमें सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के डाटा से प्राप्त होता है जो 10 साल में
एक बार पब्लिश किए जाते हैं। दूसरा बेनिफिट क्या होगा इस नेशनल सोशल प्रोफाइल का, कि जो घोस्ट बेनिफिशरीज हैं उनका एक्सक्लूजन हो सकेगा, और जो रियल बेनिफिशरीज है उनको इंक्लूड किया जा सकेगा, बिकॉज ऑल दिस beneficiaries will be registered digitally and will be monitored on the real basis, so it will also ensure last mile connectivity. इस प्रकार के प्रोफाइल की मदद से डेफिनेटली नेशनल पोर्टेबिलिटी ऑफ इंटाइटलमेंट्स देखने को मिलेगा। साथ ही साथ अन्य सजेशन जो दिए गए इसके तहत मल्टी डायमेंशनल सिक्योर रियल टाइम जियो टैग्ड रोबस्ट एंड एसेसेबल यूनिफाइड डाटा सिस्टम को तैयार किया जाएगा, सो दैट सिटीजन्स जो डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं उन डाटा को कलेक्ट करके बेनिफिशरीज के साथ लिंक किया जा सके। जो भी गवर्नमेंट ऑफिस है ग्राम पंचायत लेवल तक के, उनको यूनिक डिजिटल आइडेंटिटी प्रदान की जाएगी, सो दैट वो लोकेशन न्यूट्रल हो सके, जो सिटीजन सर्विसेज है वो भी एक्सेस कर सके। लेकिन इस प्रकार के स्कीम्स फंक्शन करने के लिए अफोर्डेबल एक्सेस टू इंटरनेट इज वेरी नेसेसरी। तो यह भी सजेशन दिया गया कि अफोर्डेबल एक्सेस हो सके इंटरनेट का, तभी जाके कि हम डिजिटल सर्विसेज को प्रमोट कर सकते हैं। जो भी सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज है, चाहे वो लाइसेंस बनाने की बात हो या बर्थ सर्टिफिकेट बनाने की बात हो, इनको एक प्लेटफॉर्म पे लाया जाएगा ऑल विथ ए सिंगल लॉगिन, कि हमने इसमें लॉगिन किया और हमें सारे जो सर्विसेज है उसे एक्सेस कर सके, उसके लिए अप्लाई कर सके। तो ये है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल फ्रेंड्स। बेसिकली आंध्र प्रदेश का एक इल्लूरू डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे एक मिस्ट्री इलनेस देखने को मिला, और जब इस इलनेस की रिसर्च की गई या फिर जो सैंपल्स लिए गए, उस सैंपल से पता चला कि जो ऑर्गेनोक्लोरीन है, दैट इज केमिकल, वो बेसिकली इस मिस्ट्री इलनेस के पीछे का कारण हो सकते हैं। तो इस रिपोर्ट में कहा गया कि जो ऑर्गेनोक्लोरीन्स है ये रीजन हो सकते हैं बिहाइंड द मिस्ट्री डिजीज, जिसके कारण 450 पेशेंट प्रभावित हुए, जो या जिनमें हेडेक यानी कि सिर दर्द, डिजीनेस, वॉमिटिंग या पेट दर्द जैसे चेंजेस देखने को मिले। ऑर्गेनो केमिकल्स जब ह्यूमन के शरीर में इंटर करते हैं आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्ट मीन्स, तो डेफिनेटली जो नर्वस सिस्टम होते हैं उस पर एडवर्स इम्पैक्ट काउज करते हैं। अगर हम ऑर्गेनो क्लोरीन्स की बात करें तो ये क्लोरिनेटेड कंपाउंड के ही एक ग्रुप होते हैं जो परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स के क्लास को बिलोंग करते हैं। ये परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स क्या है? बेसिकली नाम से ही पता चल रहा है, परसिस्टेंट यानी कि वैसे पॉल्यूटेंट या केमिकल जो लंबे समय के लिए इन्वायरमेंट में रहते हैं, डिग्रेड नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल डीडीटी को, बहुत सारे पेस्टिसाइड जो भारत में यूज किए जाते हैं वो भी परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स ही होते हैं। क्यों यूज किए जाते हैं इस पीओपीज को? तो बेसिकली ये रिलेटिवली चीपर होते हैं और पेस्टिसाइड्स में वाइडली यूज किए जाते हैं। आप देख सकते हो कि एशिया में जो 40% ऑफ ऑल पेस्टिसाइड्स ये परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स वाले केमिकल्स ही होते हैं। अगर पीओपीज की बात करें तो डेफिनेटली ग्लोबल लेवल पे कंसर्न्स रेज किए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये परसिस्टेंट यानी कि लंबे समय के लिए एनवायरनमेंट में रहते हैं, एनवायरनमेंट को हार्म पहुंचाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात कि ये बायो मैग्निफिकेशन, बायो एक्यूमुलेशन जैसे इवेंट्स को रेज करते हैं। तो बायो मैग्निफिकेशन क्या है फ्रेंड्स? बेसिकली लेट्स से कि ये कोई एग्रीकल्चर फील्ड है, यहाँ पेस्टिसाइड्स यूज किए गए और रेनफॉल के माध्यम से ये जो केमिकल्स है वो लेक में आ गया। तो अगर फिश इन्हें फूड समझकर खा लेती है तो उनके शरीर में ये एब्जॉर्ब होते चला जाता है और डेफिनेटली ये एक्यूमुलेट होता है, ये एक्सट्रैक्ट आउट नहीं होते हैं। सो ये केमिकल जिसके कारण लंबे समय में ये इन स्पीसीज को हार्म पहुंचाते हैं, इवन इट कॉजेज डेथ ऑल्सो। बायो मैग्निफिकेशन का क्या मतलब है कि इवन लेट्स से कि एक फिश है जिन्होंने इस प्रकार के केमिकल को खाया। अब इससे जो बिगर फिश है जो इसे खाएगा, डेफिनेटली इट रिक्वायर्स मोर फिश। सो जब ये फिश इन दोनों को खाएगा तो डेफिनेटली ये
केमिकल जो है वो मोर मात्रा में एक्यूमुलेट होंगे। तो एक कॉमन कंक्लूजन कि जैसे जैसे ट्रॉपिक लेवल में हम ऊपर जाएंगे तो बायोमैग्निफिकेशन इंक्रीज होता जाता है। मोस्ट कॉमनली इनकाउंटर्ड परसिस्टेंट यानी कि परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स ऑर्गेनोक्लोरीन पेस्टिसाइड्स है, जैसे डीडीटी है, इंडस्ट्रियल केमिकल्स और भी से। गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स लिए हैं पीओपी कंटेमिनेशन को रोकने के लिए। इंटरनेशनल लेवल पर बात करें तो स्टॉकहोम कन्वेंशन जो स्पेसिफिकली पीओपी यानी कि परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स के ऊपर है, जो कहता है कि जो सेवरल पीओपीज उनको कमर्शियल यूज से रिमूव करने की ज़रूरत है। साथ ही साथ इनके यूटिलाइजेशन को रिड्यूस या एलिमिनेट करने की ज़रूरत है फ्रॉम द एनवायरनमेंट। कुछ ऑर्गेनोक्लोरीन्स जो इस कन्वेंशन के तहत रिकॉग्नाइज किए गए हैं वो डीडीटी, डायलोड्रिन, हेप्टाक्लोर। इंडिया ने भी बेसिकली रेगुलेशन ऑफ परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स रूल्स नोटिफाई किए अंडर द एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, जिसके तहत 7 केमिकल जो पीओपीज अंडर स्टॉकहोम कन्वेंशन के तहत दर्ज थे उसको बैन किया है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल फ्रेंड्स। ग्वालियर जो कि मध्य प्रदेश का एक सिटी है, ओरछा जो मध्य प्रदेश में ही, ये 2 साइट्स हाल फिलहाल में यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट में दर्ज कर दिए गए हैं। तो ये दोनों साइट्स यूनेस्को के अर्बन लैंडस्केप सिटी प्रोग्राम के तहत इंक्लूड किए गए हैं। इससे पहले इंडिया के पास 38 वर्ल्ड हेरिटेज साइट था जो यहाँ दिया गया है। हिस्टोरिक अर्बन लैंडस्केप अप्रोच या प्रोग्राम जो है वो सिर्फ फिजिकल इन्वायरमेंट के प्रिजर्वेशन की बात नहीं करता, बेसिकली ये इंटायर ह्यूमन इन्वायरमेंट को प्रिजर्व करने की बात करता है विद ऑल इट्स इंटेंजिबल टेंजिबल क्वालिटीज। इट फोकस ऑन इन्वॉल्विंग मोर पीपल इन प्रिजर्वेशन एफर्ट्स, यानी कि कम्युनिटी लेस्ड प्रिजर्वेशन हो, अवेयरनेस रेज करने की बात होती है। साथ ही साथ इनोवेटिव स्कीम जिसके तहत प्रिजर्वेशन को प्रमोट किया जा सके। ग्वालियर 9th सेंचुरी में स्टैब्लिश किया गया था। इट वॉज रूल्ड बाय गुजर प्रतिहार राजवंश, तोमर, बाघेल, कवचो एंड सिंधिया। नो नीड टू रिमेंबर एनीवे। ग्वालियर इज ऑल्सो नोन फॉर इट्स पैलेसेस एंड टेम्पल्स। इसमें प्रीलिम्स के लिए ये याद रखना है फ्रेंड्स कि सास बहू का मंदिर टेम्पल ये कहाँ पे है, ग्वालियर में। ओरछा की बात करें तो ये बुंदेलखंड रीजन जो एमपी में है वहाँ पे है, और ये 16th सेंचुरी कैपिटल भी रहा बुंदेल डायनेस्टी का। याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ये याद रखिए कि वहाँ पर यानी कि ओरछा में आपको फेमस स्पोर्ट्स देखने को मिलते हैं, जैसे जहांगीर महल, रामराज टेम्पल, लक्ष्मण आर्यन टेम्पल। ये टेम्पल और उनके लोकेशन याद रखने की ज़रूरत है। अगर कोई भी साइट वर्ल्ड हेरिटेज सिटी लिस्ट में आ जाती है तो क्या बेनिफिट होते हैं, तो बेसिकली रेनोवेशन का काम किया जाता है, केमिकल ट्रीटमेंट की मदद से उनको फिल्टर किए जाते हैं सो दैट जो आर्ट्स है वो विजिबल हो सके। अलॉन्ग विथ यूनेस्को आपको बेस्ट मेजर्स एंड रिसोर्सेज भी सजेस्ट करेगा सो दैट इन प्लेसेस का बेटर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सके। अगर कल्चरल साइट्स की बात करें, कुल मिला के यूनेस्को के 38 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स भारत के लिस्टेड है, लेकिन आपको प्रीलिम्स में सभी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अजंता केव्स याद रख सकते हैं, साथ ही साथ रानी की भाव जो गुजरात में, ये याद रख सकते हैं। द बेस्ट वे टू रिमेंबर दिस साइट्स इज कि आप ये ऑक्सफोर्ड की जो मैप बुक है उसे ओपन करिए और उसमें यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो भारत के है में डेडिकेटेड तरीके से ये लिस्ट आउट किए गए, तो आप उन्हें मैप में देखिए, आपको रिमेंबर भी आसानी से होगा, आप लॉन्ग टर्म के लिए भी मेंटेन करके रख सकते हैं। नेचुरल साइट्स की बात करें तो इसमें ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कंजर्वेशन एरिया, आप हमें बताइए काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है, क्यूल-लाडेव नेशनल पार्क कहाँ है, कौन सी स्पीसीज के लिए फेमस है, मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है, नंदा देवी कहाँ है, वैली ऑफ फ्लावर्स बेसिकली उत्तराखंड में है, एंड सुंदरबन नेशनल पार्क जो कि वेस्ट बंगाल में है, वेस्टर्न घाट्स, इन सब के बारे में बताइए। भारत के पास सिर्फ एक ही मिक्स साइट है, वो है कंचनजंगा नेशनल पार्क। टेंजेबल वर्सेस इंटेंजेबल में क्या अंतर होता है? टेंजेबल मतलब जिसे टच कर सकते हैं, जो फिजिकल नेचर का होता है, फॉर एग्जाम्पल कोई मॉन्यूमेंट्स हो गए, कोई बिल्डिंग्स हो गए। लेकिन इंटेंजेबल की बात करें तो जिसे टच नहीं किया जा सकता, तो इंटेंजेबल में जैसे कल्चर हो गया, लैंग्वेज हो गया, इस प्रकार की इंटेंजेबल हेरिटेजेस है। सो फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल।
It is basically short news. The first news is about partners in population and development. क्या है ये? हाल ही में यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ डॉक्टर हर्षवर्धन, इन्होंने इंटर मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस विच आर ऑर्गेनाइज्ड बाय पार्टनर्स इन पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट, उनको एड्रेस किया। अगर पीपीडी की बात करें तो ये इंटर गवर्नमेंटल अलायंस है, 27 डेवलपिंग कंट्रीज इसमें शामिल है, इसमें भारत भी मेंबर है। इसको स्पेसिफिकली क्रिएट किया गया था सो दैट जो साउथ टू साउथ कोलैबोरेशन है, साउथ टू साउथ कोलैबोरेशन बेसिकली एक टर्म है जो इस्तेमाल किए जाते हैं डेवलपिंग कंट्रीज के बीच कोलैबोरेशन कोऑपरेशन को बढ़ाने के लिए। तो वही है कि साउथ टू साउथ कोलैबोरेशन को एक्सपेंड किया जा सके, इम्प्रूव किया जा सके इन द फील्ड ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ, पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट। कहाँ पे ये क्रिएट हुआ था? इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट जो कैरियो में हेल्ड हुआ 1994 में, वहाँ पे क्रिएट किया गया। आप हमें बताइए कि ये जो कैरियो है ये किस देश का कैपिटल है? बेसिकली इट इज द कैपिटल ऑफ इजिप्ट। और आप हमें ये बताइएगा कि इजिप्ट कौन से सी से बॉर्डर करता है। सो फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। इट इज अबाउट न्यू पॉलिसी ऑन स्कूल बैग 2020 ऑफ यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। यूनियन एजुकेशन मिनिस्ट्री ने एक न्यू पॉलिसी या गाइडलाइन जारी की है स्कूल बैग के ऊपर। बेसिकली जो चिल्ड्रंस होते हैं वो आप देखते होंगे कि उनके वजन से ज़्यादा उनके बैग का वजन होता है, जिसके कारण उनको काफ़ी ज़्यादा प्रेशर या फिर ओवरलोड जैसी समस्याएं फेस करनी पड़ती है। तो उसी के रेगुलेशन में ये लाया गया है। क्या रिकमेंडेशन इसके तहत दिए गए हैं कि जो स्कूल बैग्स होंगे वो किसी भी बच्चे के जो बॉडी वेट होंगे उसके 10% से ज़्यादा नहीं होंगे, स्पेसिफिकली द क्लासेस बिलोंगिंग टू 1 to 10। यानी कि अगर कोई व्यक्ति 50 kg का है लेट से, तो उसका जो स्कूल बैग होगा वो 5 kg या उससे कम का ही होगा। साथ ही साथ जो प्री प्राइमरी क्लासेस है जैसे LKG, UKG, नर्सरी, यहाँ स्कूल बैग्स का परमिशन नहीं है। जो बैग के वेट्स होंगे उनको रेगुलर बेसिस पे मॉनिटर किए जाएंगे स्कूल्स में। साथ ही साथ यह भी इसमें सजेशन दिए गए हैं कि जो डिफरेंट क्लासेस के स्टूडेंट्स हैं उनको कितने घंटे का मैक्सिमम होमवर्क टाइम दिया जाए, उसकी भी बात करता है। साथ ही साथ गुड क्वालिटी ऑफ मिड डे मील की बात की जा रही है, अलॉन्ग विद पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर टू ऑल स्टूडेंट स्कूल में ही प्रदान की जाए सो दैट उन्हें लंच या फिर वाटर बोतल कैरी करने की ज़रूरत ना हो और वो एक्स्ट्रा लोड से बच सके। ये भी बोला गया कि जो भी टेक्स्ट बुक स्टूडेंट्स को रेफर किए जाएंगे उसमें जो वेट होंगे उन टेक्स्ट बुक के वो प्रिंटेड होने चाहिए पब्लिशर के द्वारा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल फ्रेंड्स, विच इज अबाउट वंचित इकाई समूह और वर्गों की आर्थिक सहायता विश्वास योजना, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। यह एक इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम है जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के तहत लॉन्च की गई है। ये याद रखने की जरूरत है सो दैट फाइनेंशियल असिस्टेंस दिए जा सके इकोनॉमिकली मार्जिनलाइज्ड OBC या SC, SSGs एंड इंडिविजुअल्स को। इस स्कीम से बेसिकली जो OBC होंगे या SC, SHGs होंगे उनको बेनिफिट मिलेगा। कैसे कि अगर ये 4 लाख तक के लोन लेते हैं या बोरोइंग करते हैं, या फिर ये अगर ये 2 लाख तक के लोन लेते हैं या बोरोइंग करते हैं, तो उनको 5% का इंटरेस्ट सबवेंशन, यानी कि इंटरेस्ट ये जो 5% होगा वो गवर्नमेंट पे करेगी, बोरोवर को पे करने की जरूरत नहीं होगी, डायरेक्टली इनटू द अकाउंट्स ऑफ द बोरोइंग SHG या बेनिफिशियरीज। Let's move to the next article, which is about smuggling in India report 2019-20। इस रिपोर्ट के तहत बेसिकली स्मगलिंग ट्रेंड्स जो गोल्ड्स का होता है या फिर फॉरेन करेंसी का होता है और नारकोटिक ड्रग्स के होते हैं या इन्वायरमेंट एंड कॉमर्शियल फ्रॉड जो किए जाते हैं उनको ट्रैक किया जाता है। तो क्या फाइंडिंग्स हमें देखने को मिले हैं? ये फाइंडिंग्स बहुत ही डरावने वाले हैं फ्रेंड्स कि इंडिया में अगर हम 2019-20 की बात करें
तो लगभग 120 टन्स ऑफ गोल्ड विच इज अप्रोक्स 15% to 17% ऑफ द एनुअल डिमांड ऑफ गोल्ड इन इंडिया वो स्मगल किए गए, यानी कि इलीगल तरीके से भारत में लाए गए हैं। अब ये स्मगलिंग क्यों किया जाता है? टैक्स बचाने के कारण, या फिर अब या फिर कोई चीज इलीगल है तो उसे इनडायरेक्ट तरीके से भारत बेचने के लिए, जैसे ड्रग्स इलीगल है तो उसको लीगल तरीके से तो नहीं लाया जा सकता, इसलिए स्मगलिंग की जाती है। साथ ही साथ इंडिया 4th लार्जेस्ट इलीगल सिगरेट मार्केट विश्व में बन गया है। डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने 837 इकोनॉमिक ऑफेंडर्स को अरेस्ट किए हैं। कस्टम ड्यूटी इवेजन के केसेस भी देखने को मिले हैं विच इज अबाउट 2183 करोड़। तो ये याद रखने की जरूरत नहीं, मेंस के लिए आप ये दोनों याद रख सकते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल विच इज अबाउट सोशल कॉमर्स। ये प्रीलिम्स के लिए फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि हर साल प्रीलिम्स में सोशल कैपिटल, ग्रीन इकोनॉमी, इन सब पर एक क्वेश्चन जनरल टर्म्स में पूछ ही लिए जाते हैं। तो सोशल कॉमर्स की बात करें तो बेसिकली इसके तहत सोशल मीडिया पर, जैसे फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया या इंस्टाग्राम हो गया, वहां पर हम डायरेक्टली कोई भी प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं। ये सोशल मीडिया मार्केटिंग से बिल्कुल डिफरेंट है। इसके तहत बेसिकली जो ई कॉमर्स वेबसाइट्स होते हैं वो अपने प्रोडक्ट्स को इन सोशल मीडिया वेबसाइट्स को प्रमोट करने के लिए देते हैं, लेकिन जब हम पेमेंट करते हैं या प्रोडक्ट खरीदते हैं तो डायरेक्टली हमें उन्हीं की वेबसाइट पे लैंड करने की जरूरत होती है। लेकिन सोशल कॉमर्स इज डिफरेंट। यहाँ पे आपको जो यूजर्स होंगे उनको रिडायरेक्ट नहीं किए जाएंगे ई कॉमर्स के वेबसाइट पे, यहीं पे आपका चेकआउट हो सकेगा, आप पेमेंट कर सकोगे एट द सेम टाइम। सोशल कॉमर्स का अगर हम भारत में स्टेटस देखें तो वो बेसिकली अगले 5 सालों में वो 16 से 20 बिलियन डॉलर टच कर सकता है इन ग्रोस मर्चेंडाइज वैल्यू फ्रॉम द एग्जिस्टिंग 1.5 से 2 बिलियन अकॉर्डिंग टू द ज्वाइंट रिपोर्ट बाय द बेन एंड को एंड सेकुवा इंडिया। नो नीड टू रिमेंबर फ्रेंड्स, सिर्फ आप ये टर्म याद रखिएगा। नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट मोलनुपिरावीर। क्या है ये? बेसिकली CSIR कंसर्न स्टेक होल्डर्स के साथ डिस्कशन कर रही है कि हम इस न्यू ओरल ड्रग जो कि मोलनुपिरावीर है, इसके क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए मंजूरी दे दें। ये न्यूज़ इसलिए आई, बेसिकली US में एक स्टडी करी गई जिसमें ये पता चला कि ये जो ड्रग है ये SARS-CoV-2 वायरस को 24 घंटे के भीतर इनके ट्रांसमिशन को सप्रेस या फिर खत्म किया जा सकता है। सो ट्रांसमिशन का जो चिंता होगा वो इस ड्रग के बाद डेफिनेटली रिड्यूस होने की संभावना होगी, लेकिन अभी तक जितने भी ड्रग्स यूज किए जा रहे हैं वो बेसिकली एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे यूज किए जा रहे हैं। सो फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। It is about new sports added to the Paris Olympic Games 2024. The next Olympic Games जो होने वाले हैं वो 2024 में होंगे, लेकिन न्यूज़ इसीलिए है कि कुछ नए गेम्स भी ऐड किए जाएंगे इस पेरिस ओलंपिक गेम्स में। क्या वो नए गेम होंगे? स्केट बोर्डिंग, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग, सर्फिंग, ब्रेकिंग, है ना। ये इन गेम्स को बेसिकली प्रपोज किया गया था पेरिस 24 ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के द्वारा, तो अब इसे एक्सेप्ट कर लिया गया है। सर्फिंग, स्केट बोर्डिंग एंड स्पोर्ट क्लाइंबिंग ये टोक्यो गेम्स के जो नेक्स्ट ईयर में होने वाले उसके भी एक हिस्से है। ऐसा करने से जो गेम्स होंगे उनको जेंडर बैलेंस बनाया जाएगा, मोर यूथफुल एंड मोर अर्बन। It will help to refresh the sports program in a bid to remain relevant to the sponsors, broadcasters and younger fans. No need to remember friends because ये स्पोर्ट्स से जुड़े जो न्यूज होते हैं वो नहीं आते। स्टेट PCS में डेफिनेटली इट कैन कम बट UPSC डजंट आस्क। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट माउंट एवरेस्ट। आपने भी इस न्यूज को सुना होगा कि जब नेपाल और चाइना ने हाल ही में हिमालयाज की हाइट को एनालिसिस किया तो इसमें क्या पता चला कि जो माउंट एवरेस्ट की हाइट है वो अब 8,848.86 मीटर्स हो गई है एवं सी लेवल से।
that is 86 centimeter higher than what was recognized since 1954. इसका मतलब हिमालय इज राइजिंग। माउंट एवरेस्ट की ही बात करें तो नेपाल चाइना बॉर्डर के पास से ही राइज होती है और इसे क्रिएटेड हुए 50 से 60 मिलियन ईयर्स हो चुके हैं। और आपको पता होगा कि ये जो हिमालयज बने हैं या माउंट एवरेस्ट बने हैं, इट इज बिकॉज ऑफ द कॉलिजन बिटवीन द इंडियन एंड द यूरोशियन टेक्टोनिक प्लेट्स। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में आपने पढ़ा होगा कि अगर ये दो प्लेट्स है विच इज कॉन्टिनेंटल प्लेट और बेसिकली, और अगर ये कोलाइड करते हैं तो डेफिनेटली फोल्ड माउंटेन्स फॉर्मेशन होता है। हेंस हिमालय इज आल्सो ए फोल्ड माउंटेन। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की डिस्कशन। होप आपको ये सीरीज पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो आप इसे लाइक शेयर कमेंट एज वेल एज सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच।